बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब सल। और आज चुके हैं हरमीत सिंह हमारे साथ नहीं है, अपनी निजी मसरूफियात के बिना पर आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह कल वो हमें ज़रूर ज्वाइन करेंगे। बट यू नो गाइस, लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। तो ये आज का प्रोग्राम, और अगर हम आज के वीक की बात करें तो होपफुली कि गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आई विश यू गाइस कि आपका आने वाला वीक जो है वो बेहतरीन सा हो, और आपका तमाम वो काम जो आप इस वीक में करना चाहते हैं उसको हम मुकम्मल ज़रूर कर सकें। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो भी नामुकम्मल हैं, जैसे कि अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो इंतखाबात तो हो गए। हम बात करते थे कि लेटर और सूनर एट द एंड ऑफ द डे इंतखाबात होने चाहिए, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। बट ऑल दो इंतखाबात के बाद इंतखाबात के मुतनाज़ होने और हुकूमत बनाने की ये मराहिल अब भी स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से एक के बाद एक ऐसी कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि सियासत के डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, और साथ साथ हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी भी कुछ भी कहीं से भी कोई भी खबर आ सकती है। बट ऑल दो अगर पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए ना, तो कुछ डिपिक्शन ऐसी मीम से बाजुकात हमारे मीमर्स कर देते हैं कि बात बिल्कुल एक्यूरेट जाती है। मुल्क की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन टॉप ऑफ द ऑल अगर हम बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में अब कुछ इत्तफाक होना शुरू हो गया है। जमहूरी अमल को आगे बढ़ाने के लिए अब कोशिशें की जा रही है कि हुकूमत जो है हुकूमत साजी की तरफ बढ़ा जाए और तमाम तरह इख्तलाफात गिले शिकवे परे रखते हुए आगे बढ़ा जाए। लेकिन ओवर द वीकेंड कुछ और चीज़ें भी हुई, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। अली मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट, और आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और आपके तमाम व्यूअर्स को भी। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा, वैसे मैं भी शुरू में कह रही थी कि आजकल जो पाकिस्तानी सियासत है ना, उसको मीम्स बड़े अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर देती हैं। एक मीम मेरी नज़र के सामने से गुजरी, उसमें लिखा था कि वैसे तो रोज़ाना कट्टा खुलता है लेकिन अब तो चट्टा खुल गया। तो ये जो ओवर द वीकेंड आपने देखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई है सोशल मीडिया पे, आप कैसे रिव्यू करते हैं इसको? देखिए, ये एक डेफिनेटली बहुत बड़ी खबर थी, और जो सिनेरियो था उस सिनेरियो के मुताबिक थी। मतलब टाइमिंग बहुत मैटर करती है सियासत में, और सियासत में अगर किसी का इल्हाक होना हो तो उसकी टाइमिंग भी बड़ी मैटर करती है, और किसी की उखाड़ पे होनी हो तो उसके लिए भी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। तो ये उस नजर से बिल्कुल वक्त पर हुई, और कुछ लोगों का ये कहना है कि जी जरा 10 दिन क्यों लगा दी उन्होंने। मतलब मेरा ख्याल में इन 10 दिनों में अगर होगी तो वो ज्यादा बेहतर थी कि जिस तरह आपने अपनी ओपनिंग में सूनर और लेटर, तो अगर लेटर होती तो वो जरा ज्यादा लेट हो जाता। अच्छा। और सूनर होती तो शायद उस वक्त कुछ और नया कट्टा खोल दिया जाता और कह दिया जाता कि जी इतनी जल्दी कैसे होगी। तो बड़ी परफेक्ट इसकी टाइमिंग थी, और चट्टा साहब ने जो कहा उसके बाद अब डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। कोई ये कहता है कि जी ये उनकी जाती हैसियत में कोई उनकी जहनी कैफियत थी, उसकी वजह से उन्होंने ये बयान दिया और ये तमाम तरह इल्जामात लगाए। तो देखें, जिन पर इल्जाम लगता है उसने उसको रद्द करना होता है। इल्जाम लगाने वाले के बारे में जब ये कहा जाता है कि वो इल्जाम को साबित करे, अभी मैं कल ही सुन रहा था कि कहा गया कि जी चूंकि जिसने इल्जाम लगाया है उसको इल्जाम को साबित करना है। अब ये पहले नहीं हुआ करता था। जब आपको याद कि पनामा का केस था, तो पनामा के केस में उस वक्त नैब कवानीन में तरमीम नहीं हुई भी थी, तो जिस पर इल्जाम लगता था उसको इल्जाम अपने पर लगा हुआ साबित करना होता था। लेकिन नैब कवानीन में तरमीम के बाद जो इल्जाम लगाने वाला है उसको इल्जाम को साबित करना है। तो यहाँ पर इल्जाम तो साबित करने से ज्यादा जरूरी हमारे लिए, मतलब कवानीन भी एक तरफ रख लें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इसके बारे में डिग आउट करना कि जब एक सर्विंग कमिश्नर ये बात कर रहा है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जी पिछले 10 रोज से धांधली का शोर है, और अगर इतनी बड़ी बात कह दी गई है तो फिर उस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जमहूरियत का मामला है। ये उन तमाम लोगों के वोट के तहफ्फुज का मामला है कि जिन्होंने उस दिन जो है बड़ी मेहनत से बड़ी लगन से जाकर, कोई बीमार था, कोई कहीं मसरूफ था, कोई कहीं दूर था, जाकर उन्होंने वोट डाला। तो ये उनके वोट के तहफ्फुज का मामला है। अच्छा, और बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बड़ी तादाद में मैंने तो ऐसे लोगों को एक्साइटेड देखा कि जिन्होंने कभी वोट कास्ट नहीं किया, दे जस्ट वांट टू कास्ट देयर वोट, कि हमें नहीं पता हमें किसको वोट कास्ट करना है, बट ऑल दो हमने घर से बाहर निकल के वोट जरूर कास्ट करना है। ये प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, आपने भी फील्ड में देखा होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिग आउट द रियलिटी और इन्वेस्टिगेशन की जब आप बात करते हैं, तो ये बताएं तरह इस हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान जो अपने बयानात पर यू टर्न ले रहे हैं, पहले बड़े अच्छे और ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने ये कहा कि खाका जो है वो जनरल
बाजवा और जनरल फैज़ की तरफ से तैयार किया गया था। तमाम सियासी पार्टीज़ ने उसके ऊपर मोहर लगा दी, हम भी उन्हीं में से थे, बल्कि हमने तो इसको कंडेम भी किया और हम इसके खिलाफ भी थे। लेकिन अब जो है वो यू टर्न ले रहे हैं अगले ही इंटरव्यू में। आप किस तरह से देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? क्या इसमें भी टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं? जी बिल्कुल, टाइमिंग बहुत मैटर करती है, मफादात का खेल है। एक इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जरदारी साहब को लेकर कि जी वो मफामत के बादशाह नहीं है, वो मफादात के बादशाह है। तो फजल रहमान साहब के बारे में भी अगर ये कहा जाए कि वो भी मफादात के बादशाह हैं तो गलत नहीं होगा, बल्कि वो मफादात प्लस हैं। वो इस तरह से कि मतलब अगर मुकाबला करना हो कि कौन आगे है और कौन पीछे, जरदारी साहब या मौलाना फजल रहमान साहब, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फैसला करना। फजल रहमान साहब हमेशा किसी ना किसी सूरत में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अब जब वो कहते हैं कि जी पीडीएम की हुकूमत जब बनाई गई, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, तो उसके पीछे जनरल बाजवा थे, उनका नाम मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ा कन्वीनियंटली अभी ले लिया। तो उनसे पूछा जाए कि आपका तो जुमला ये बड़ा मशहूर है, अभी आप मीम्स की बात कर रही थी ना, तो ये मौलाना रहमान साहब का जुमला बड़ा मशहूर है कि 73 के आईन में, 73 के आईन की रोशनी में, तो वो 73 की बात करते हैं तो आईन कहता है कि आपने कोई गैर आईनी काम नहीं करना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। तो आपने गुज़श्ता ये 16 माह जमा ये केयर टेकर की गवर्नमेंट, ये तकरीबन आपने 2 साल आपने खामोशी इख्तियार रखी, आप बोले। अब वो अपना मौकफ तब्दील कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि वो चाहिए थे कि मेरे साथ बार्गेनिंग की जाए, मुझे पूछा जाए, मुझे बुलाया जाए। मैं पीडीएम सरबराह कहलाता था, पीडीएम 2.0 बनने जा रही है और मैं कहीं किसी खाते में नहीं फॉल कर रहा हूं। तो इस वजह से उन्होंने ये कट्टा खोला, और इस कट्टे को खोलने के बाद जब आप इस कट्टे को वो बांध रहे हैं, तो वो बांध हैं कि उनको जो चाहिए वो हो सकता है मिल जाए, सदारत तो ना मिले, लेकिन वो चाहते हैं गवर्नर केपीके मेरा हो, गवर्नर बलोचिस्तान मेरा हो, और कोई एक मिनिस्ट्री, एक आध मिनिस्ट्री मिल जाए। तो एक मिनिस्ट्री उनको मिल जाएगी, वो राजी हो जाएंगे। अच्छा अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वो बात है जो कि हम ऑन टीवी करते हैं, ऑन स्क्रीन करते हैं, और लेकिन एक सहाफत वो भी है जो कि सोशल मीडिया पे हो रही है ना, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। जो आपने बात की तमाम हलकों में वही बात इस वक्त दोहराई जा रही है और की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। राय साकिब जो उनकी क्लिप आपने देखा होगा, जब हम मानसरा के बैलेट पेपर्स की बात कर रहे हैं, वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है काफ़ी ज़्यादा। और फिर आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात को कलअदम करार देने से मुतालिक जो है वो केस की समाअत भी है। तो ऑल दो कि हमारे इंतखाबात तो हो गए और फिर कंट्रोवर्शियल भी हो गए, मुतनाज़े भी हैं, फिलहाल हुकूमत इसीलिए नहीं बन रही। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस पॉइंट पर बात पहुँच जाती है कलअदम करार देने तक, तो फिर क्या एक नए मसले में नहीं हम फंस जाएंगे? फिर दोबारा से क्या इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा? व्हाट इज सो? देखिए, सुबह सवेरे कहते हैं कि अगर भारी नाश्ता कर लिया जाए तो पूरा दिन तबीयत बोझल रहती है, और फिर पूछा जाए किसी से कि भाई क्या बात है, तबीयत बड़ी बोझल है, तो वो ये कहता है कि यार नाश्ता बड़ा हैवी कर लिया था। तो सुबह सवेरे इतने भारी भरकम सवालात आपने एक के बाद एक, और ये तीसरा सवाल भी आपने पूछ लिया है। ये जो वीडियो रात से सर्कुलेट कर रही है, जिसके बाद अब तक राय साकिब से अभी तक मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। मैंने मैसेज भेजा था, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया, कहीं किसी को कोई इतला नहीं है। और भी दोस्तों ने राब्ता करने की कोशिश की है। आई होप ही सेफ एंड साउंड। लेकिन बात यह है कि देखें, प्रिंटिंग जो प्रेस था जहां पर वो पहुंचे, और वहां पर पहुंचकर उन्होंने वो एक तरह से एक उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप कह लीजिए, उनका ये कि उन्होंने जाकर वो किया और वहां पे वो प्रिंटिंग हो रही थी। पीएमएलएन की तरफ से जो अब तक रद्द-ए-अमल आया है, अभी आप देखिए अगर दिन का आगाज हुआ है ना, तो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले मरियम औरंगजेब साहिबा आ जाएंगी जो कहती हैं कि सर कलम कर देना चाहिए। फिर अता तारड़ आ जाएंगे, फिर मलिक अहमद खान साहब आ जाएंगे, फिर शर्जील इनाम मेमन आ जाएंगे, या फिर फैसल आ जाएंगे, तमाम लोग, या शाजिया मरी साहिबा आ जाएंगी। इस जो प्रिंटिंग प्रेस पे प्रिंटिंग हो रही थी, कहा यह गया है कि जी देखिए, इतने तो हल्के में उम्मीदवार नहीं थे जितना कि उस बैलेट पेपर में दिखाए गए हैं। बात यह है कि देखिए, प्रिंटिंग का अमल इस तरह से मुकम्मल होता है कि एक शीट प्रिंट होती है, उस शीट पे ज्यादा से ज्यादा वो जो भी कुछ चीज प्रिंट होनी होती है वो हो जाती है। अब वो बैलेट पेपर में एक शीट पे 2 हिस्से, यानी कि 2 बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं। आप देखिए कि उस पर रेपिटेशन है, आप उसको बीच में से बाद में फिर कटाई होनी होती है। तो वो प्रिंटिंग का अमल तो ऐसे ही होता है। तो वो बैलेट पेपर के अंदर कोई मसला नहीं है। ऊपर कौमी असेंबली का नंबर भी लिखा हुआ है कि जी कौन सी कौमी असेंबली। अब आपने जो इलेक्शंस को कलअदम करार देने की बात की, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है उस पिटीशन पे जो कि दायर की गई थी एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरफ से, अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार में कि जी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए। अब इलेक्शन कलअदम करार दिए जाने वाला मामला परसों तक, जब चट्टा साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, तो तब तक तो बड़ा
था और यही लग रहा था कि इलेक्शंस को ना सिर्फ ये कि कलअदम करार दिया जाएगा, जी जी केयर टेकर गवर्नमेंट एक्सटेंशन हो जाएगी, जी एक सॉर्ट ऑफ एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और हम फिर बाद में नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। देखिए, हम ठीक नए है। इलेक्शंस की तरफ जाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। 50-60 अरब रुपया दोबारा फौरी अफोर्ड तौर ही पर नहीं कर लगाना सकते और सर। तो हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में से गुजरना। और फिर आईएमएफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही है। आईएमएफ हमारे साथ मुआहिदा करेगा तो मुआहिदा करते हुए देखेगा कि गवर्नमेंट आपकी कौन सी है। तो आई बिलीव कि अब बात इलेक्शंस को कलअदम करार देने वाली एक सिर्फ एक थ्रेट थी उसकी, वो एज अ थ्रेट इस्तेमाल हुई है। इससे ज्यादा बात अब आगे नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आज के दिन में अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ बता देंगे कि जी हम इकट्ठे हो गए हैं, हम जुड़ गए हैं दोबारा से, भाई भाई हैं और हम हुकूमत करेंगे। और इलेक्शंस को कलअदम करार देने वाला मामला फिलहाल अभी रुक गया। आप देखिए, अली अमीन गंडापुर की नोटिफिकेशन थी जो प्रोविंशियल सीट पर, वो भी रुकी हुई थी, वो भी जी कल जी रात जी को होगी। हाँ जी हाँ तो जी मामला आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उस तरफ जा रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म होगी, गवर्नमेंट मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह। ऑल राइट अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और आज से गुफ्तगू रही आपके साथ। ऑल दो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और प्रोसेस है हुकूमत साजी का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मुख्तलिफ इत्तेहाद की खबरें तो मौसूल हो रही हैं, लेकिन उसमें अहम खबर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक तो हो गया है, लेकिन कुछ इत्तफाक ऐसे हैं जो कि थे तो बहुत पुराने, लेकिन अब जो है वो ज़रा चीज़ें हमें अनक्लियर सी दिखाई दे रही हैं। एक इत्तेहाद जो कि जमात इस्लामी और पीटीआई का था, अब वो ज़रा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो क्या हो सकेगा या नहीं, ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब हम लेंगे कैसर शरीफ साहब से, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी है। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल खैरियत। आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि अभी ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि पहले तो बहुत हमने डिस्कशन की कि जैसे इंतखाबात हुए तो एक हवा इस्तीफ़ों की भी चली। तो पहले तो ये बताइएगा कि जो सिराजुल हक का इस्तीफ़ा है जो कि मुस्तरद हो चुका है, वो प्लान था या मौके की मुनासबत से लगा के करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का जो इस्तीफ़ा है, ये उन्होंने अखलाकी बुनियादों पे जो चीज़ महसूस की, उन्होंने वो फौरी तौर पर ज़ाहिर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई फ़र्द अपने मनसब से रिज़ाइन करे। हमारे यहाँ ना ये कल्चर है और ना ही ये रवायत है, और ना दीगर जमातों में आपने कभी ये देखी होगी। ये जमात इस्लामी की एक बहुत बड़ी रवायत उन्होंने सेट की है, और जमात इस्लामी एक मुकम्मल जमहूरी जमात है। तो सिराजुल हक साहब ने, वैसे तो सबको पता है जो धांधली हुई और जितने बड़े लेवल पर जो है वो जुर्लू फिरा और जो नताइज तब्दील किए गए, इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह पहले से डबल से ज़्यादा वोट लिए। तमाम सर्वेज बता रहे थे कि सिराजुल हक साहब एक पॉपुलर लीडर के तौर पर सामने आए हैं, और उसके साथ साथ ये भी आ रहा था कि जमात इस्लामी जो है उसकी मकबूलियत में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। इस सब के बावजूद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने अखलाकी तौर पर यह महसूस करते हुए इस्तीफ़ा दिया था, जिससे मरकज़ी मजलिस शूरा ने इतफाक़ नहीं किया था, और उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आप अपनी अमारत का जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जारी रखें। अच्छा सर, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ जो कि आम पब्लिक का सवाल भी है। ऑल दो हमने हमेशा से बकौल आपके जमात इस्लामी को बड़ा एक्टिव भी देखा है, वो इंतखाबात हों, आगे पीछे मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हों, तो हमेशा जैसे कि आप लोगों ने भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है जो कि मुबैना धांधली हुई है इंतखाबात में 2024 के आप लोग के मुताबिक। लेकिन सर अगर व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, तो जब किसी भी हुकूमत को बनाने का वक्त आता है, इंतखाबात का आता है, वो अक्सरियत वो क्यों नहीं मिल पाती जमात इस्लामी को कि हुकूमत साजी में बाकायदा एक बेहतरीन और डोमिनेंट किरदार जो है वो अदा किया जाए? क्योंकि आप लोग की पब्लिक डिमांड भी ठीक है, लोग भी इंटरेक्शन अच्छा करते हैं, रिलाय भी करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वोट और हुकूमत, तो फिर हम क्यों ज़रा पीछे रह जाते हैं? देखिए, ये जो हमारा इंतहाबी अमल है, जिस पर जमात इस्लामी नहीं बल्कि बहुत सारे और लोगों ने भी जमात इस्लामी के अलावा भी आवाज़ उठाई है, एतराज़ात किए हैं। जो इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर्स आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी इस हवाले से पूरी रिपोर्ट्स जो हैं वो मुरतब की हैं। कल फाफन की रिपोर्ट भी आपने देख ली जो टीवी चैनल्स पर चली। मेरी भी डॉक्टर सुंदस आई हुई थी यूएस से ऑब्ज़र्व करने, उन्होंने मेरा इस हवाले से इंटरव्यू भी किया। हम ये समझते हैं
कि हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी खराबियां और खुल के वो सामने आ रही हैं। एक तो जो वोट डाला जाता है, जिसको वोट डाला जाता है उसका वोट अगर निकलता नहीं तो इसमें जमाते इस्लामी कहाँ कसूरवार है। अगर वोट डाला जाता है और उसकी गिनती को बदल दिया जाता है तो जमाते इस्लामी कहाँ कसूरवार है। अगर वोट के नतायज रोक लिए जाते हैं, 8-8 घंटे नतायज नहीं आते, तो मुझे बताइए जमाते इस्लामी जो है वो कहाँ कसूरवार है। और अगर फार्म 45 और 47 का नतीजा आपस में मुताबिकत नहीं रखता और अपने मर्जी के बंदे को, जिस तरह आपने देखा लियाकत अली चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने भी जमाते इस्लामी के जो एतराज़ात हैं उनकी तस्दीक कर दी है, तईद की है कि गोया जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जो 10 फरवरी को सबसे पहले इस हवाले से बयानिया दिया था कि उन्होंने धांधली का जिक्र किया था, उन्होंने इस इंतखाब के नतायज को मुस्तरद किया था, उन्होंने मुतालबा किया था कि फौरी तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्तीफ़ा दे, उन्होंने मुतालबा किया था कि ऐसा कमीशन जो है वो बनाया जाए कि जिसमें सारे फैक्ट जो हैं वो आए, वो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन हो और पूरी कौम को आगाह किया जाए। तो मैं सोहा ये कहना चाहूँगा कि जमाते इस्लामी के एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे कदम आगे बढ़े हैं, लोगों ने हम पर बड़ा ट्रस्ट किया है, एतबार किया है हमारे। फिर भी इस सारी धांधली के बावजूद जमाते इस्लामी के जो वोट्स हैं वो 2018 की निस्बत डबल से भी ज़्यादा हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी सीटें चुरा ली गई, कराची में चुराई गई, केपी में चुराई गई, पंजाब के कुछ हलके जो हैं जो जमाते इस्लामी जीती हुई थी वो जमाते इस्लामी को नहीं दिए गए। हम इस हवाले से अपने मिले हुए वोट बैंक की हिफाजत के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। हमने पहले भी इस्लामाबाद में एहतजाज किया है, कल भी अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक साहब ने जो मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वाजे कहा है कि हम इस तहरीक को लेकर आगे चलेंगे और 23 फरवरी को पेशावर में एक बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। 25 फरवरी को इस्लामाबाद में सेव द डेमोक्रेसी के नाम से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हर उस एनजीओ को भी दावत दी जाएगी जो इलेक्शन और इस जमहूरी प्रोसेस पे काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ ये फॉल्ट हमारा नहीं है, हमारे निजाम का फॉल्ट है। अगर हम देखें इलेक्शन से पहले जो ये आपका प्लान है यकीनी तौर पर जो कि आप शेयर कर रहे हैं कि ये आप लोग करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपने मिलकर भी करनी थी। अगर बात की जाए पीटीआई की तो आपको पता है कि इंतखाबात से पहले आपकी अच्छी खासी बातचीत इस हवाले से थी कि विफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, मिलकर इत्तफाक किया जाएगा और इत्तेहाद से हुकूमतें बनाई जाएंगी। लेकिन अब जो है आप क्या समझते हैं, केपी के यानी सूबाई ऑफर जो है वो आपको कराई जा रही लेकिन विफाक में उस तरह से जगह नहीं दी जा रही, इसलिए मामला काफ़ी ख़राब भी हो रहे हैं आपके और पीटीआई के। तो ये इत्तेहाद जो पहले भी था बल्कि पुराना इत्तेहाद है, तो आप क्या समझते हैं ये दोबारा हो सकेगा पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद या मुश्किल है? देखिए मैं ये समझता हूँ जब उन्होंने पहली दफ़ा राब्ता किया सिराजुल हक साहब से इस ज़िमन में, तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का जो पहला उनको था वो बड़ा मुस्बत उन्होंने इस पर जवाब दिया था। और उसके बाद ये चीज़ तय पाई थी कि 2 तरफा कमेटियाँ हों जो मिल बैठें, जो इसके TORs और बाकी तफसीलात जो हैं वो तय करें। वो कमेटियाँ बन गई। लियाकत बलोच साहब हमारी तरफ से उस कमेटी के सरबराह थे, इसी तरह दूसरी तरफ से बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे थे। जब कमेटियों की मुलाकात अभी नहीं हुई थी, इब्तदाई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर यह बात सामने आई कि वो मरकज़ और केपी में इस हवाले से इश्तराक अमल चाहते हैं। लेकिन जब मुलाकात हुई तो उनके मौक़िफ़ में तब्दीली आई और वो तब्दीली ये थी कि वो सिर्फ केपी में जो है वो इश्तराक अमल चाहते हैं, जिस पर जमात इस्लामी की तरफ से जवाब दिया गया था कि आप किसी और पार्टी से केपी में भी कर लीजिए, हमें इस पर खुशी होगी। 2 दिन के बाद जो है वो लतीफ़ खोसा साहब जो सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, उन्होंने फिर लियाकत बलोच साहब से रब्ता किया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का जो मौक़िफ़ है इस ज़िमन में वो असूली भी है, हम उसकी तायीद करते हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं बानी पीटीआई से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनको हालात से आगाह करके इस पर आपको अपडेट करूँगा। दोबारा से उन्होंने इस ख्वाहिश का जो है वो इजहार किया कि हम मरकज़ और केपी में दोबारा से कोई चीज़ कर लेते हैं। लेकिन देखिए सोहा, मसला ये है कि जब एक दफ़ा आपका ट्रस्ट जो है वो आपने खुद उसको ख़राब किया होता है, अपना मौक़िफ़ बदला होता है, तो जब हम मुशावरत में गए तो हमें इस पर खासी जो है वो दुश्वारी है।
और अमली तौर पर नज़र ये आ रहा है कि शायद हमारी इस तरह का कोई सिलसिला आगे ना बढ़े, अलबत्ता उनसे राब्ता भी रहेगा। शरीफ साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन लास्ट में ये बताइएगा क्या पीटीआई की तरफ से दोबारा राब्ता किया गया है, और अगर आपको किसी बात पे कन्विंस किया जाता है, चाहे वो केपी की हुकूमत हो या वफाक का कोई ऑप्शन हो, तो क्या आप लोग कंसीडर करेंगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी कहा कि ट्रस्ट शेक हुआ हुआ है, तो दोबारा से अगर वो अप्रोच करते हैं तो आप लोग क्या इस चीज़ को कंसीडर करेंगे? देखें, हमने तो सबसे पहले उनको जो मुस्बत रद्द-ए-अमल इस पर जवाब दिया था अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने, वो गैर मशरूत था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपके आज़ाद उम्मीदवारान को कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होगा तो जमात इस्लामी उस पर पीटीआई से गैर मशरूत ताउन करेगी। लेकिन ये जब मौक़िफ़ में तब्दीली आई पीटीआई की तरफ से, तो उससे ये जो है वो डिस्टर्बेंस सारी पैदा हुई। और ज़ाहिर है हमारे यहाँ एक शूरा का अमल है, हमने उससे मुशावरत के बाद फैसले करने होते हैं, तो लोगों को दोबारा से कायल करने में बड़ी दिक्कत का सामना है। बिल्कुल ठीक है सर शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी मौजूद थे और उनसे जो गुफ्तगू रही उसके मुताबिक जो है वो, अगर एक बार ट्रस्ट की अगर बात की जाए, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ बयानात के बाद यू टर्न लेने की बिना पर अब जो है वो ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा और हुकूमत साजी का ये अमल एक बार फिर से सुस्त रवि का शिकार है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, विफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, और हुकूमत बनाने की तरफ कदम बढ़ाना पीटीआई की जानिब से शुरू कर दिया गया है। लेकिन इत्तफाक किससे होगा, ये अभी भी एक सवालिया निशान है, चाहे वो रहनुमा जमात इस्लामी के हों या पीटीआई के हों। इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे और अब हमारे साथ मौजूद है शौकत यूसुफजई, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबा खैर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि क्या पीटीआई पंजाब और वफाक में हुकूमत बनाने के लिए अब तैयार तो दिखाई देती है, लेकिन इस हवाले से जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं वो क्या जमात इस्लामी से अब पॉसिबल है? बिकॉज इससे पहले कैसर शरीफ साहब हमारे साथ थे, उनका कहना यही था कि एक दफ़ा आप लोग की जानिब से कहा गया है कि वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, दोनों में एक जगह मिल के मुश्तरका तौर पर हुकूमत बनाई जाएगी, लेकिन अब आप लोगों ने वफाक से जो है वो स्टेप बैक कर लिया है। तो अब क्या स्ट्रैटेजी है अगली इस वक्त तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के हैं अल्लाह के सामने है और उसी को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि एक अच्छी और मजबूत हुकूमत बन सके, लेकिन जिस तरीके से वफाक के अंदर आप देख रहे हैं कि जो मैंडेट दिया गया है वो अगर हमारी सीटें हमें वापस कर दी जाए तो बेहतरीन हुकूमत बनाई भी जा सकती है और उसको चलाया भी जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो मैंडेट है वो तो चोरी हो चुका है। अब जो हमें आधी सीटें मिली हैं उस पर हम कोशिश तो करेंगे, अपने भरपूर अंदाज में अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन ये कि एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकती है। और जब तक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत नहीं बनेगी, मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, तो सिर्फ खानापूरी के लिए हुकूमत बनाने में हमारा कोई शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि मुल्क को सर्व करें, मुल्क के लिए जो मुश्किलात है वो कम की जाए। तो इस वक्त तक हमारी जो सिंध है पंजाब के हवाले से इस हद तक तो हम फैसला कर चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। अभी वफाक और केपी का मामला भी रहता है, वो भी हम देख रहे हैं कि हम किसके साथ चल सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उस पर अभी फिलहाल काम हो रहा है। लेकिन शौकत साहब, चूँकि फ़ैसला किया गया आप लोग की जानिब से कि अपोजिशन में बैठा जाएगा, तो दीगर सियासी पार्टीज़ जो अपोजिशन में हैं उनके साथ मिलकर बैठेंगे तो अपना मौक़िफ़ क्लियरली आगे जाके मुस्तक़बिल में जब रखने की ज़रूरत आएगी तो आप लोग ये चीज़ बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अगर जमात इस्लामी की ख़ास तौर पर बात की जाए तो चूँकि पहले आपकी जानिब से ऑफ़र ये कराई गई थी कि हम सूबाई हो या वफाक की हुकूमत हो उसमें साथ मिल कर चलेंगे, लेकिन अब जो है हम जानना चाहते हैं कि इन वजूहात की बिना पर अब ये कोशिश की जा रही है कि सिर्फ सूबाई हुकूमत में उन्हें टच कर लिया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत में जो है वो अकेले इस चीज को आगे लेके चला जाए। देखिए, ये तो पार्टी की अपनी हिकमतअमली होती है, वक्त के साथ हालात को देखते हुए फैसले हो रहे हैं और जमात इस्लामी के साथ हमारे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले दिनों मैं भी था, उसमें मीटिंग हुई है, काफी सैर बहस हुई है। उनकी अपना एक मौक़िफ़ होता है, हमारा अपना एक मौक़िफ़ होता है, तो इस तरह ये नहीं है कि हमने बिल्कुल बातचीत खत्म कर दी है, बातचीत हो रही है।
लेकिन उनका ये ख्याल था कि हमारे साथ अगर इत्तेहाद करना है तो हमारे साथ पूरे उस पर इत्तेहाद किया जाए, वफाक में भी, सूबों में भी। तो वो चीज़ है कि उस पर थोड़ा सा वो, क्योंकि हम जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ भी हम चलना चाहते हैं, और पंजाब में और सिंध में। तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा वो हुआ है, उसमें डिफलाक आया हुआ है। बाकी तो बातचीत का सिलसिला हमने बंद नहीं किया, रखा हुआ है, और हालात को देखकर फैसला करेंगे, क्योंकि जिस तेजी के साथ इस वक्त हालात बदल रहे हैं तो उसमें उसी हालात को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह फैसले होंगे। ठीक है, शौकत साहब ये बताएगा कि वज़ारत उज़्मा के लिए उमर अयूब का नाम सामने आने के बाद बहुत सारी जगहों पे उन्होंने खुद भी इस चीज़ को कोट किया है कि जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उस पर बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, कानूनी और आईनी तरीके से इससे निपटा जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तरीके इंसाफ का अगले लाहेमल इस हवाले से क्या होगा? क्या आप लोग इस वक्त खाका तैयार कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को प्रोसीड करने के लिए? देखिए, हमारे पास तो दो रास्ते हैं ना। मैंडेट चोरी हुआ है इसमें तो कोई शक नहीं है, यानी जिस तरीके से हमारे लोगों को हराया गया है उसका एक मिसाल तो कमिश्नर रावलपिंडी से भी आ गया है। अब बदकिस्मती देखने के इतना जिम्मेदार आदमी अगर कोई चीज अपने जमीर के मुताबिक वो कबूल कर रहा है तो बजाय इसके कि उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तहकीकात हो जाए कि किस किस ने दांधे में हिस्सा लिया है, वो उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, उल्टा उसको गुनाहगार डिक्लेयर किया जा रहा है। जिन्होंने किया है वो बादशाह बने हुए हैं। तो ये चीजें मुल्क में मुश्किलात तो पैदा करती हैं। हमारे पास रास्ता यही है कि हम या तो सड़कों पे निकल के एहतजाज करें, दूसरा रास्ता हमारे पास अदालतों का है। दोनों रास्ते हम अपनाएंगे इंशाल्लाह, पुरअमन जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे, क्योंकि अवाम ने वोट दिया है तहरीक इंसाफ को। कोई किसी का हक हासिल नहीं है कि वो हमारा मैंडेट जबरदस्ती हमसे ले। तो अवामी उसका वापस हम जाएंगे, अवाम के पास से जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अपनी जो स्ट्रगल है, पुरअमन स्ट्रगल, वो हम जारी रखेंगे। अच्छा सर, एक इत्तेहाद की बात तो चले हमने कर ली जो कि जमात इस्लामी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन चूँकि पिछले दिनों में आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के भी अच्छे रवाबित या उसकी एक बुनियाद जो है उनकी जानिब से या आपकी जानिब से रखी जा रही थी, उस हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या उस कोलैबोरेशन को भी कंसीडर किया जा रहा है? क्या वो भी आगे बढ़ेगी या सिर्फ वो अफवाहों की हद तक है? देखिए, ये थोड़ी सी गलतफहमी पैदा हो रही है कि हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकात की हमारी डेलीगेशन में, तो शायद उसका मकसद ये है कि हम कोई इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। ये हमने फैसला किया था कि जितने भी अपोजिशन की वो जमातें जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया है और वो स्ट्रगल कर रही हैं और आवाज उठा रही हैं कि जी धांधली हुई है, तो उन तमाम जमातों के साथ हम राब्ते करेंगे, और हमने किए भी हैं। उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें चकजई साहब ग्रुप भी है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी है, और भी वो जमातें GDA वगैरह जिनका जो समझती हैं कि ज्यादती हुई है और मैंडेट चोरी हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर स्ट्रगल करें, या कम से कम अपने स्ट्रगल को जारी रखने के लिए कोई लाएअमल बनाएं, ताकि एक मुस्तकिल प्रेशर हो। देखिए, जब तक हम ये नहीं करेंगे जमहूरियत को हर जगह ब्रेक लगती रहेगी। एक ही दफा फैसला करना है, और हमने ये फैसला किया है कि हम जमहूरियत की हकीकी मानों में, जैसे एक तो बातचीत है ना, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग भी जमहूरियत की बात करती है, MQM भी करती है, लेकिन वो उससे भरपूर फायदे भी उठा रहे हैं जिस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि फैसले आवाम करें और आवाम के वोटों का जो है वो एहतराम हो, इज्जत हो। तो वो तभी हो सकता है जब हम ये तमाम सुराख बंद कर दें जो होल जो अच्छा शौकत साहब, लास्टली बस मुझे ये बता दें कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के मुख्तलिफ बयानात को आप किस तरह से देखते हैं? PDM के सरबराह कहलाए हैं वो, लेकिन अब उनका कहना है कि उस वक्त खाका जो है जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की तरफ से तैयार किया गया था, दीगर सियासी जमातों ने सिर्फ उस पर मोहर सब की थी, और मैं तो इसके खिलाफ भी किसी हद तक था, मैंने पूछा भी था, लेकिन उसके बाद U-टर्न आया उनकी तरफ से भी एक। तो ये आप किस तरह से देखते हैं कि उस वक्त क्या इनका रद्द-ए-अमल या आप लोग की तरफ टुवर्ड्स यू योर पार्टी क्या सिनेरियो था, और अब इनके इस तरह के बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम जब कह रहे थे कि जी धांधली हुई है, हम ये कह रहे थे कि हमारी हुकूमत को नाजायज तरीके से खत्म किया गया, तो वो चीजें तो सामने आ गई है ना। कम से कम ये तो कौम को पता चल गया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ये क्या गेम खेल रही है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये बारियां लेने वाली पार्टियां थी ना। अब जब इनकी बारियां खत्म हो गई थी, दोनों मिलकर जो है ना, उन्होंने वो जमहूरियत को भी नहीं देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल को भी नहीं देख रहे हैं, वो अपने जाती मफादात अभी तक उसी में लगे हुए हैं। आप देखें ना, फैमिली पार्टीज बन गई है ना,
एक तरफ मरियम जो है वज़ीर आला के लिए नामजद हुई है, इधर चाचा जो है वज़ीर आज़म के लिए नामजद, तो बाकी लोग क्या करेंगे। दूसरी तरफ हमारी तरफ देखें, अली अमीन गंडापुर एक वर्कर है और उसकी स्ट्रगल है तहरीक इंसाफ के लिए, उसकी कुर्बानियां हैं, तो वो आप देखें इमरान खान जेल में भी है लेकिन उसको एक आम वर्कर को वज़ीर आला नामजद कर दिया गया। तो ये होता है, पार्टियां इससे मजबूत होती हैं, इससे जो नजरिया होता है वो मुस्तहकम होता है। लोग जब कुर्बानियां देते हैं उनको अंदाजा होता है कि हमारी कुर्बानियों की कोई सिला मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो तो बिल्कुल मतलब ये कि फैमिलीज पार्टीज बन चुकी है ना, वो अपनी ठीक है, तमाम पार्टीज जो है वो फैमिलीज पार्टीज बन चुकी है और बज़ाहिर सियासत में ये नजर भी आ रहा है। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक ले, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और फिर तालियां बजी, सीटियां बजी, खेल खूब सजा। मेरा प्यारा लाहौर इतना प्यारा लग रहा था कि अगर मैं बात करूं कज़ाफी स्टेडियम के राउंड अबाउट की, तो मैं बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9। ऑब्वियसली हर जगह इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, लेकिन आई कैन सी दैट व्यू फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ माई ओन हाउस। मैं देख रही थी और क्या ज़बरदस्त एरियल व्यू था, परफॉर्मेंस टू मच अच्छी थी। और इसके अलावा अगर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो उन्होंने बहुत 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 इन्जॉय किया। लेकिन हम एक साथ दो चीज़ें डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते थे। इतनी ग्रैंड ओपनिंग तो हमने कर ली, लेकिन लाहौर ये जीत नहीं सके। खैर, इसको हम ज़रा थोड़ा अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम वैसे बड़े खुश हैं कि हमने बड़ी ज़बरदस्ती ओपनिंग की है। अगर हम लाइट शो की बात करें, अगर हम फायरवर्क्स की बात करें, क्राउड की बात करें और परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो ओवरऑल एक मेरे ख्याल से 10 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस थी और 10 आउट ऑफ 10 वाली ओपनिंग सेरेमनी थी जिसको लोगों ने बहुत थॉरली इंजॉय किया। तो पहले हम ज़रा इसकी बात कर लेते हैं और फिर हमने बात करनी है, आपको पता है हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच भी देखा, हमने उसके बाद लाहौरियों का और इस्लामाबाद के लोगों का मैच भी देखा। आज भी एक बार फिर से हम लाहौर का मैच देखने जा रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर से। लेकिन एक रिव्यू बुक पर रिव्यू तो हमने भी करना है और रिव्यू करने के लिए मेरे साथ जो है वो शकील खटक मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और पब्लिक से ही इनका ताल्लुक है, तो इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अभी मुझे ना शकील ब्रेक में यही बता रहे थे कि 6 बजे के करीब मुझे 2 VIP पासेस मिले थे, लेकिन हमें तो सुलह नहीं मारी। खैर, शकील ने खुद तो वो वहाँ मौजूद थे, तो जो आपने खुद देखा बल्कि ऑन स्क्रीन तो बहुत ज़बरदस्त आ रहा था शकील, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया ने बहुत अप्रिशिएट किया इसको, जहाँ जहाँ पर लोग क्रिकेट देखते हैं, पसंद करते हैं। तो लोगों का क्या रिव्यू था, कैसा ज़बरदस्त था? देखिए, नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम ने पहली बार इतनी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी की जो है ना वो होस्टिंग की है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो 3D लेज़र शो हुआ है ना वहाँ पर, वो फर्स्ट टाइम हुआ था यहाँ पे। बाकी मैं एक एक चीज़ चाहूँ ना, तो वहाँ पर हर चीज़ इतनी दिलफरेब थी, इतने खूबसूरत मनाजर थे वहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं था। हम मतलब दिल ऐसे कर रहा था कि मतलब आधे घंटे का टाइम दिया हुआ, हाँ हम सोच रहे थे कि बस अभी ख़त्म ना हो, अभी ख़त्म ना हो, थोड़ी परफॉर्मेंस और ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं, वो जो एक टाइम लिमिट रखा हुआ था उन्होंने उसी टाइम के अंदर हुआ। और दूसरी सबसे अहम बात ये थी कि वहाँ पर हम दोस्त डिस्कस कर रहे थे कि शायद इस बार PSL में क्राउड उस तरह से नहीं आएगा कि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते थे पिछले सीज़न में, क्योंकि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर सारी। लेकिन ओवरवेल्ड मतलब कज़ाफ़ी में अगर 28,000 कैपेसिटी है ऑडियंस की, तो 30,000 कम से कम था, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा आवाम हम देख रहे थे कि बाहर खड़ी हुई और लाइनों में लगे हुए कि हमें अंदर जाने का मौका मिले। समझ नहीं आ रही थी कि PSL का इतना क्रेज़, इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी के लाजवाब था। यकीन जानिए कि हमारे पास अल्फाज नहीं थे। उस दिन हम एक सेकंड के लिए भी हम इधर उधर नहीं देख सके और बस हमारी नज़रें जो थी बिल्कुल सामने कज़ाफ़ी स्टेडियम में जमी हुई थी। वहाँ पे जो लाइटिंग शो चल रहा था, जो लेज़र शो चल रहा था, फिर अली ज़फ़र अहमद की परफॉर्मेंस। ये हाल नहीं था, बल्कि पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन एज वेल। जो घर बैठ के देख रहे थे ना, ऑब्वियसली उनको तो मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भी जो लाइव परफॉर्मेंसेस देखी, जो उन्होंने शो देखा, फायरवर्क्स कितना ज़बरदस्त था, लेज़र शो कितना ज़बरदस्त था। बट ऑल दो अब आप ये बताएं कि ओपनिंग सेरेमनी तो हमने बड़ी ग्रैंड कर ली, अब आगे मैचेस भी हो रहे हैं। अब उसी दिन जो मैच था वो था जी लाहौर कलंदर्स का और हमारे साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो जो परफॉर्मेंस है, आप जरा उस पर भी थोड़ा सा रिव्यू कर दें कि परफॉर्मेंस कैसी रही। लाहौरियों को जीतना चाहिए था, इतनी अच्छी से बनी आपने दिल के तार छेड़ दिए। लाहौर हालांकि दिफाई चैंपियन है और हम सोच रहे थे कि शायद बड़े सक्सेसफुली वो अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब होगी और पहला मैच जीतेगी, प्रेशर डालेगी कि भाई हम तो 2 बार की चैंपियन हैं और पहला मैच भी हमने जीत लिया, तो इट मीन्स कि जो PSL सीज़न 9 का टाइटल है वो भी कलंदर जीतेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेफिनेटली जो इस्लामाबाद की टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
अगर हम उनके बैटिंग लाइन की बात करें, बॉलिंग लाइन की बात Yes, करें, no doubt. तो दोनों उनकी जगह बैलेंस थी। लाहौर के साथ ऐसे था कि उनके कुछ फॉरेनर प्लेयर्स जो थे वो भी अभी तक आए नहीं थे, और आज उनके 2 प्लेयर्स ने ज्वाइन कर लिया है। तो आज जो मैच होने जा रहा है फिर उसमें आप लाहौर को देखेंगे कि शायद एक नए रूप में नजर आ जाए, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी होता है। फ़खर जमान, साहबजादा फरहान अच्छा खेले, लेकिन इस्लामाबाद की टीम इतनी स्ट्रांग है कि उनके फॉरेन प्लेयर्स भी तमाम तर आ चुके थे, उनके साथ साथ उनकी बॉलिंग लाइन, उनकी फील्डिंग। लाहौर को फील्डिंग में भी थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो फील्डिंग की है ना, उस वजह से भी लाहौर को काफ़ी जो है ना वो नुकसान उठाना पड़ा। अगर मार्जिन कम होता तो हम कहते चलो कोई बात नहीं, हमने अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। 8 विकेटों से शिकस्त हुई है ना, आप ये भी तो देखें कि इसको तो हम नहीं लाहौर में जब कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस होते हैं ना, हमेशा हम ये कहते रहे कि बैटिंग ट्रैक है यहाँ पे, रन्स ज़्यादा बनते हैं। आपने देखा 195, 196 कोई छोटा टारगेट नहीं था T20 में, लेकिन शाम के वक्त में शादाब खान ने टॉस जीतकर, आपको याद है कि पहले फील्डिंग का फैसला किया था, और उसकी रीज़न ये थी कि पीछे शाम में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आ जाता है, तो फिर जो बॉलर्स होते हैं उनके लिए बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेकंड इनिंग्स में। और शायद यही वजह थी कि शाहीन शाह अफरीदी, हालांकि एक्सपीरियंस, जो मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है इस टाइम पे PSL में, मेरे ख्याल में वो लाहौर कलंदर्स के पास है। शाहीन शाह अफरीदी T20 के कैप्टन भी है हमारे, और लीडिंग बॉलर है पाकिस्तान के, फिर हारिस रऊफ, उनके साथ जमान खान, तो एक बड़ा ज़बरदस्त उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है। नए लड़के को भी खिलाया था सलमान फयाज, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। बाद में शाहीन शाह अफरीदी, इन लोगों ने बड़ी तारीफ की थी सलमान फयाज की, मैंने उनको नेट में भी देखा था, वो बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर है। लेकिन एट द एंड फिर डे था शादाब खान का। सबसे हमें तारीफ करनी चाहिए शादाब खान की कि उन्होंने मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, इंजरी का शिकार हो गए, उसके बाद वापस आए। मैंने खुद जब लास्ट टाइम उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, मैंने सवाल किया कि शादाब भाई आपकी इंजरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि IL T20 खेल के आ रहे थे, वहाँ पर उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, और ऊपर से कैप्टन भी हैं। अगर इस PSL में परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर डेफिनेटली इस्लामाबाद की टीम, जब कैप्टन आपका डाउन होता है तो फिर टीम डाउन हो जाती है। लेकिन शादाब ने जो बैटिंग की, बॉलिंग तो उन्होंने की है, बैटिंग में भी उन्होंने दिखा दिया कि ये उसने पुराना शादाब जो आज से 3-4 साल पहले खेलता था, बिल्कुल हमें वही वाला शादाब नजर आया। अच्छा चलें, दैट्स रियली गुड। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैंने शुरू में कहा था कि हम ज़रा कम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट जस्ट अबाउट टू स्टार्ट ना, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंस है, बहुत वैक्यूम मिलेगा ज़बरदस्त अच्छे तरीके से परफॉर्म करने का। बट ऑल दो अगला मैच जो हमने देखा, अब बल्कि आज के मैच की पहले हम बात कर लेते हैं कि अगेन लाहौरिया जो है वो आपको आज मैदान में दिखाई देंगे, और उनके ऑपोजिट होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम की कॉम्बिनेशन को आप कैसे देखते हैं? जैसन रॉय से बड़ा बैटर इस वक्त कौन है? फिर सऊद शकील, मतलब हम कल जब उनकी बैटिंग देख रहे थे तो बड़े हैरान थे कि सऊद शकील, जिसको हम रेड बॉल फॉर्मेट का कहते थे कि यार ये तो टेस्ट क्रिकेटर है, T20 में नहीं है, सऊद ने इतना इम्प्रूव किया अपने आप को, इतना इम्प्रूव किया। और ऑनेस्टली कि जब हम सऊद को देखते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है। जैसे सलमान अली आगा ने उस दिन रन्स किए थे इस्लामाबाद की जानिब से, आज कल सऊद शकील ने रन्स किए थे, तो ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये वो लड़के हैं जिनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि ये रेड बॉल फॉर्मेट के हैं, ये T20 नहीं खेल सकते। तो सऊद ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, फिर जैसन रॉय हैं, फिर रेले रोसो हैं, फिर सरफराज खान है। नीचे कोयटा के देखें तो बैटिंग उनके पास बड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज़ है कोयटा की ना, वो मोहम्मद आमिर, फिर उनके साथ वसीम जूनियर, फिर मोहम्मद हसनैन, फिर इब्रार अहमद, हमारे मिस्ट्री स्पिनर। तो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, कोयटा की टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है। लेकिन लाहौर के लिए सबसे अच्छी बात यह है, क्योंकि आज लाहौर का मैच है कोयटा के साथ, तो सिकंदर रजा भी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, और जो टीम का कम्बिनेशन है वो बड़ा अच्छा हो गया हुआ है। और आज आप देखेंगे कि लाहौर एक नए रूप में मैं कहता हूँ कि नजर आएगी, क्योंकि उनकी टीम तकरीबन पूरी हो गई है। अलबत्ता राशिद खान की कमी हमने शिद्दत से महसूस की है पहले मैच में भी, क्योंकि राशिद एक ऐसा प्लेयर है जो कि ना सिर्फ मिडल में आके ओवर्स अच्छे निकालता है, विकेट भी ले लेता है। और जब राशिद एक एंड से फंसा देता है दूसरी टीम को, तो फिर जाहिर सी बात है बैटर्स लॉन्ग शॉट की जानिब जाते हैं, और वहाँ पे फिर आउट होने के चांसेस होते हैं। और साथ साथ पिछले दोनों सीजन में राशिद खान जब थे लाहौर के साथ, तो शाहीन शाह अफरीदी को पूरी सपोर्ट हासिल थी उनकी, कैप्टनसी में भी, फील्ड प्लेसमेंट में भी, हर तरह से वो शाहीन को अपने साथ बैक करते थे। अब राशिद खान की कमी मेरा ख्याल है लाहौर इस बार कुछ ज़्यादा ही मिस करेगा। चलिए, दैट्स रियली गुड। लेकिन आप जो इस वक्त एक एक प्लेयर की क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस बात से हम ये डिपेक्ट कर सकते हैं कि हर एक टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आराम से टीम को जितवाने के लिए या बेहतर परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन चलें, अगर हम दूसरे मैच की बात करें, आपको पता है मैच जो था वो कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का था, और मार्जिन भी ठीक था। तो इस परफॉर्मेंस को आप किस तरह से रिव्यू करते हैं? मतलब यहाँ पर भी हमने देखा कि बाबर ने टॉस जीता तो उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, तो लगा था उन्हें शायद, क्योंकि जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बाबर से यही सवाल हुआ कि
टॉस की क्या लॉजिक थी, क्योंकि शादाब ने टॉस जीता, उसने बॉलिंग का फैसला किया, ड्यू फैक्टर था, हमें भी नज़र आ रहा था। तो बाबर का ये कहना था कि शायद वेदर, क्योंकि कल क्लाउडी था पूरा दिन लाहौर में, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश ना आ जाए, अल्लाह करे वो शुक्र है कि बारिश नहीं आई तब तक, क्योंकि हम तो क्रिकेट फैंस हैं, हम चाहते हैं कि बारिश ना हो, बेशक उसके बाद लाहौर में बारिश आ जाए। तो यही फैक्टर था कि उसने जब बॉलिंग की तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनको डिसएडवांटेज हुआ। बाद में उनकी जो ओपनिंग पेयर था उनका, जैसन रॉय, सऊद शकील, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अच्छी बॉलिंग की। और पेशावर की आपको पता है कि शुरू से जो बॉलिंग है ना, वो उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। उन्होंने बॉलिंग लाइनअप अभी तक उनका कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे हम कह सकते हैं ना कि मैच विनिंग बॉलिंग। हालांकि बाबर ने कल डिफेंड भी किया, पोस्ट मैच के बाद बाबर खुद आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। अब सलमान इरशाद, मोहम्मद जीशान, लूक वुड, आमिर जमाल और डैन मुस्लिसी भी उन्होंने 3 ओवर्स कराए। ये ऐसे नाम है कि आपको मैच, बड़ा नाम नहीं उनके साथ। अब देखिए अगर क्वेटा के साथ मोहम्मद आमिर है तो मोहम्मद आमिर की नाम ही इतना बड़ा है, उनका एक्सपीरियंस ही इतना बड़ा है कि वो साथ जो बॉलर्स होते हैं उनको उठा लेते हैं साथ में। जबकि पेशावर के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपीरियंस जिसे हम कहते हैं ना, वो वाला नहीं है। तो शायद इसीलिए उन्होंने रन ज़्यादा किए। बाद में बाबर आजम और सैम ने बहुत अच्छी ओपनिंग की है। अनलकी रहे सैम थोड़ा सा, क्योंकि वो रन आउट हो गए थे उसके बाद, लेकिन जो नाम है आसिफ अली उनके पास है, रॉबिन पावल है, टॉम कॉलर कैडमोर है, मोहम्मद हारिस है। हम पेशावर के पास जो पावर हिटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कल उनकी पावर हिटिंग हमें कहीं नज़र नहीं आई। और आपने देखा कि फिर पेशावर की टीम एकदम, जब सैम आउट हो गए तो फिर बैक टू बैक जब विकेटें गिरी तो बाबर जो कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, तो फिर उन्हें भी मजबूरन थोड़ा सा स्लो होना पड़ा। और यही बाबर ने भी यही कहा था कि जब आपकी विकेटें गिरती हैं तो आपकी टीम के ऊपर प्रेशर आता है, और जब प्रेशर आता है तो फिर आपको अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटेजी सारी चेंज करनी पड़ती है। अच्छा, आपको पता है शकील, वो ऑब्वियसली फिर हम जिस प्रेशर की बात करें वो प्रेशर ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस में नज़र भी आ रहा होता है आपको, लेकिन एक हमने परफॉर्मेंस देखी है उन खिलाड़ियों की जो कि मौजूद थे एज ए क्रिकेटर, लेकिन एक परफॉर्मेंस हमारे व्यूवर्स की भी थी, हमारे शायकीन क्रिकेट की भी थी। अब देखिए चूँकि ये किसी और मुल्क के साथ तो मैच है नहीं हमारा, है तो पाकिस्तानी सारे, कोई इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा है, कोई लाहौर को, कोई कराची को, कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स को। लेकिन इस वक्त ये बड़ा फैक्टर होता है कि जिस शहर में आप होते हैं ना, उस शहर की ऑडियंस ज़्यादा होती है। तो जो ऑडियंस रिव्यू आपको आ रहा है वो क्या है खास तौर पे? क्या लाहौर में बहुत सारे ऐसे लोग थे उस वक्त भी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे थे, या लाहौरियों की तादाद बहुत ज्यादा थी? देखिए लाहौर कलंदर्स का मैच हो और आप कहें कि लाहौर को सपोर्ट ना मिले, ये तो सवाल नहीं। डेफिनेटली थे। अगर मैं ओवरऑल परसेंटेज अगर हम बात करें तो 10% आप इस्लामाबाद कह सकते हैं, तो बाकी लाहौर था। अब कल जो मैच हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा का, उसमें आप यकीन जानिए लोग, मेरा नहीं ख्याल कितना मैच एंजॉय कर रहे थे। वो सिर्फ एक चीज़ एंजॉय कर रहे थे, जब बाबर आजम बाउंड्री लाइन पे आते थे फील्डिंग के लिए, बाबर की आवाजें आती थी वहां से। बाबर दूसरे एंड पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कुछ और आवाजें भी आ रही थी स्टेडियम में, उस हवाले से भी कुछ खबरें आई थी, जरा कुछ सिनेरियो में वो भी चलता रहता है। स्टेडियम में इतना क्राउड आता है, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत चलता रहता है, थोड़ी बहुत मौसीकी चलती रहती है। लेकिन हमारे सामने, क्योंकि हम मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे, हमारे राइट लेफ्ट पे हमें नजर नहीं है। लेकिन मुल्तान स्टेडियम के बारे में मैंने कुछ रात को ज्यादा सुन लिया था कि भाई वहाँ पे कुछ ज्यादा हुआ था। अब थोड़ी बहुत मौसीकी चलती रहती है, लेकिन देखें मैच जब आप देखने आते हैं ना तो मैच को एंजॉय कीजिए। बाबर आजम आपके सामने खेल रहे हैं, तो आप यकीन जानिए हम तो उधर ही देखते हैं कि बाबर की एक एक मूवमेंट हम देखते रहते हैं, क्या बाबर कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फील्ड कैसे सेट कर रहे हैं, बैटिंग कैसे कर रहे हैं, कौन सा शॉट लगाया, हम तो एक एक चीज नोट कर रहे होते हैं। अब इतने दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, सिर्फ पाकिस्तान की टीम के स्टार नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स आए हैं जो कि हर जगह आपको नजर आते हैं। जैसे मैंने नाम लिया कोयटा के, जब जैसन रॉय खेल रहे होते हैं, एलेक्स हेल खेल रहे होते हैं, मनरो खेल रहे होते हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम है, जब खेलते हैं तो मजा आता है। बाबर का मैंने एग्जांपल दे रहा था कि वो जहां जहां जा रहे थे तो वहां से बाबर की सिर्फ आवाजें रहती। अलबत्ता एक और चीज बड़ी अच्छी थी कि आसिफ अली जब बैटिंग करने आए कल पेशावर के, नो डाउट मैच बड़ा फंसा हुआ था, 7 गेंदों पे 25 रन चाहिए थे और आसिफ से यही तवक्को कर रहे थे। और पूरा स्टेडियम, यकीन जानिए सिर्फ एक एंड नहीं था या एक इंक्लोजर से आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरे स्टेडियम से आसिफ की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन आसिफ भी फिर पेशावर को नहीं जितवा सके, क्योंकि आसिफ ने भी यही कहा था कि यार मैं पेट्रोल तो नहीं पीता कि मैं इतने ज़्यादा छक्के लगाऊंगा। हमने उनसे पूछा था कि आपने कहा था कि मैं 150 छक्के लगाता हूं, तो उनका कहना था कि मैं पेट्रोल थोड़ी पीता हूं कि मैं इतने ज़्यादा छक्के लगाऊंगा। लेकिन खैर बैड लगते अभी PSL का आगाज़ है, इंशाल्लाह आगे मैचेस और भी बड़े अच्छे होने वाले हैं। यही बात कर रही हूँ कि अभी आगाज़ है तो हम इतना आगाज़ में जजमेंटल नहीं हो सकते, ऑल दो परफॉर्मेंसेस हैं और सारी टीम्स की तैयारी जो है वो बड़ी अच्छी है। अगर पिछले मैचेस को देखें, पिछले सीजन को देखें, तो हमने लाहौर को किस तरह से ग्रेजुअली ऊपर आते देखिए। सबसे जो अच्छी बात है ना वो मुझे जो अच्छी लगी कि बैटिंग ट्रैक विकेट बनी है, वो मतलब 200 का रन लग रहा है, 190 प्लस सारा हो रहा है। और शायकीन T20 में सिर्फ यही होता है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही थी तो वहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे तो फैंस ही नहीं आ रहे थे।
यहाँ पर संडे का मैच था और डे में रखा था। हालांकि आपको पता है कि 12 बजे तो लाहौरी उठते ही नहीं है, वो तो उठते भी 2-3 बजे हैं जब जिस दिन संडे का होता है, क्योंकि ज़रा छुट्टी मिलती है एक मुश्किल से एंजॉय करने के लिए। कल भी तकरीबन 80% हाउसफुल था कज़ाफ़ी स्टेडियम का। मतलब जो हमारे इर्द गिर्द जो बाकी हम दोस्त हैं इतने अरसे से जो हम कवर करते हैं मैचेस, वो कहते हैं कि यार दिन के टाइम सवाल ही नहीं पैदा होता कि लाहौरी आ जाए। मैंने कहा था कि लेट्स सी, बारिश का भी ये मौसम बड़ा सुहाना था, तो कल के मैच ओपनिंग सेरेमनी तो हमें था कि भाई लोग तो ज़्यादा आएंगे, डेफिनेटली ओपनिंग सेरेमनी है, परफॉर्मेंसेज हैं, फिर मैच है, फिर कलंदर का मैच है। अब पेशावर के मैच के लिए इतनी ज़्यादा तवक्को हम नहीं कर रहे थे, लेकिन कल भी क्राउड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक और फैक्टर है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक फैक्टर ये भी ऑब्वियसली जब हमने लास्ट सेगमेंट किया था आपके साथ तो वी वर डिस्कसिंग एट दैट टाइम कि देखें एक्टिविटी कोई नहीं है, एंटरटेनमेंट कोई नहीं है, और वी आर डन विद ऑल पॉलिटिकल स्टफ जो कि 24 घंटे आपको स्क्रीन पर नजर आता है। आप अगर फ़ोन खोल ले, स्क्रॉल अप करें, स्क्रॉल डाउन करें तो आपको सिर्फ सियासत पर ही मीम्स नजर आ रही होती है। लेकिन कल का और परसों का दिन ऐसा था कि हमें सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम के व्यूज़, पिक्चर्स और वीडियोज़ आ रही थी। तो एक ऐसी हैपनिंग हो रही है लाहौर में ख़ास तौर पे, तो लोग इसे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन चलें अगले मैचेस की अगर हम बात करें तो मैचेस चूँकि मुल्तान में भी होने हैं, कराची में भी होने हैं, तो आप इस तरह से क्या समझते हैं कि वहाँ की तैयारी कैसी है और वहाँ आप क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? द सेम मुझे लगता है कि लाहौरी जैसा जज्बा तो हर जगह तो नहीं होता ना, या हर देखिए आप कह सकते हैं कि लाहौरी ज़ाहिर सी बात है, अगर वो खाने की बात करें तो खाने में भी लाहौरियों से आगे कोई भी नहीं है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें यहाँ पर तो कज़ाफ़ी स्टेडियम भी हाउसफुल कर देते हैं। मुल्तान ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया अभी तक। मुल्तान में 5 मैचेस होने चाह रहे हैं, 1 हो गया, 4 रहते हैं। हम देखेंगे मुल्तान, क्योंकि डे में भी कुछ मैचेस हैं मुल्तान में, तो होपफुली कि वहाँ पे अच्छी शायकीन आएगी। लेकिन साथ साथ रावलपिंडी में मैचेस हैं, 9 मैचेस होने हैं पिंडी में, फिर कराची में 11 मैचेस हैं। अब कराची में क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्लेऑफ के मैचेस हैं, बड़े मैचेस हैं, फाइनल का मुकाबला भी उधर ही होना है, तो वहाँ पर तो हाउसफुल रहेगा। पिंडी हमेशा से पिंडी का क्राउड भी अच्छा रहा है। पिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहर और फिर पेशावर के मैचेस वहाँ पर ज़्यादा हैं, और पेशावर का फासला भी इतना ज़्यादा नहीं है पिंडी के साथ, तो उनको आने जाने में थोड़ा सा मुश्किलात कम होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस बार अभी तक सो फार जो क्राउड का रिस्पांस आया है ना, अगर यही रिस्पांस आगे रहेगा तो मेरा ख्याल है कि PSL फिर सबको पीछे छोड़ने वाले है। क्योंकि एक तो क्रिकेट बड़ी अच्छी हो रही है, लीग हम तभी कामयाब कह सकते हैं कि जब उनमें क्रिकेट अच्छी हो रही होती है, एक क्वालिटी क्रिकेट हो रही है, क्वालिटी बॉलिंग, क्वालिटी बैटिंग। पिचेस इस बार PCB ने बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं, क्योंकि हम सिर्फ यही चीज़ देखते हैं कि भाई छक्के लगेंगे, चौके लगेंगे, तभी T20 का मज़ा आता है। यहाँ पे चौके भी लग रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं, विकेटें भी उड़ रही हैं, और सारा कुछ जो शुगल है वो चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो शुगल से आप मुझे शकील एक और बात बताएं, चूँकि जब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आते हैं तो आपको पता है हम बड़ी मेहमान नवाज कौम है, ख़ासतौर पर लाहौर। ये हम देखते हैं कि ऑन एंड ऑफ कुछ वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स कभी बिरयानी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, कभी खाबों की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो स्टे लाहौर में है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ शहरों में है, ये भी किस तरह का रिव्यू कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा हम भी बहुत इंजॉय करते हैं इस चीज़ को जब व्हेन दे केम टू पाकिस्तान, और जब भी वो यहाँ रहते हैं। मेरे यहाँ पर बड़े एक अच्छे दोस्त हैं PC होटल में, तो मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि वहाँ पे उनकी हमेशा ड्यूटी लगती है प्लेयर्स के साथ जब टीम्स आती हैं, तो मैंने किस तरह के खाने ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए लाहौर में अब स्पाइसी खाने, मसालों वाले खाने तो हम ज़्यादा शौक से खाते ही हैं। तो वो कह रहे थे कि वो थोड़ी सी बिल्कुल मिर्चें जो है ना वो कम प्रेफर करते हैं, लेकिन खाने लाहौर के उनको हर तरह के पसंद है। अगर हम चाहे उनको बिरयानी भी टेस्ट करवाते हैं, उनको चने भी टेस्ट करवाते हैं, या उनको इस तरह की जो डिफरेंट डिशेज़ हैं वो टेस्ट करवाते हैं तो अच्छे होते हैं। दूसरी बात कि सर वेव परसों जब आए थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्रैक्टिस थी, एज अ मेंटोर उन्होंने ज्वाइन किया कोयटा ग्लैडिएटर को, और क्रिकेट की दुनिया में शायद मैं कहता हूँ कि उनसे बड़ा नाम नहीं है। उनसे भी हमने यही पूछा, वो कहते हैं कि मैं तो जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर आ रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। तो यकीन करें इस तरह के अल्फाज जब वो पाकिस्तान के लिए और सर वेब जैसा बंदा बोल रहा होता है, और उन्होंने फिर पाकिस्तान की क्रिकेट की जितनी उन्होंने तारीफ की है, हमने जाहिर सी बात है हम लोगों ने कोयटा के हिसाब से उनसे सवाल किए कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम से, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जितनी तारीफ की है, और बाकी जो क्रिकेटर्स आए हैं लाइक वो उनको अभी तक ये नहीं लग रहा कि शायद वो पाकिस्तान में मैंने ऐसी एक उससे सवाल किया था कि पाकिस्तान के बारे में आप लोग बाहर जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि जो इमेज पाकिस्तान का बना हुआ है, वो कहते हैं कि वो जस्ट जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो हमें लगता है कि शायद हमें न्यूज़ या टीवी देखना छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, क्या असल पाकिस्तान तो यहाँ पे कुछ और ही है। यही बात जो है ना शकील हमें मजीद इनकरेज कर देती है टू एक्टिवेट और टू अरेंज सच एक्टिविटीज़, क्योंकि जब हमने पाकिस्तान में क्रिकेट को एक जवाल का शिकार देखा तो वो दौर हमने बड़ी तकलीफ में गुजारा है। लेकिन अब जब एक ज़बरदस्त कम बैक हुआ है, वो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हो, अगर आपने मेहमान नवाजी करनी है और आपने अरेंजमेंट करने हैं, कितनी ग्रैंड और ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हमने थ्रो की है। हमें मुल्तान वालों को भी मुबारकबाद देनी चाहिए। कल मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स का मैच हुआ था, तो मुल्तान सुल्तान्स अपना पहला मैच जीती है और बड़े अच्छे मार्जिन से जीती है। तो इसलिए मुल्तान वालों को भी हम मुबारकबाद देते हैं। कराची वालों से हम कहते हैं
कि अभी हौसला रखिए, अभी आपके पास मैचेस आने जा रहे हैं, आपके क्लोजिंग के वहाँ पे हैं, तो आप तैयार रहे, हम भी खाली बहुत ज़्यादा तैयार हैं और एक्साइटेड भी लाहौर ये काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू सो मच शकील फॉर बीइंग हियर। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते ब्रेक के बाद देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक रिसर्च और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की 1/4 आबादी जो है मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन और डीजी खान के 11 अजला में मुकीम है। और अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में बेसिक नीड्स की, तो रोटी, कपड़ा और मकान, गुर्बत के जब हम किसी डेफिनेशन को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें यकीनी तौर पर हेल्थ भी आ जाती है, उसमें खुराक भी आ जाती है, आपकी तालीम भी आ जाती है। लेकिन इन सब में अगर हम टॉप प्रायोरिटाइज़ करने की कोशिश करें तो हम खुराक को यानी भूख को सबसे पहले रखते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भूख के ख़ात्मे के लिए। और अगर पाकिस्तान पॉवर्टी एवलिएशन फ़ंड की बात की जाए तो एक ऐसा इदारा है जो कि ओवरऑल कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह से अगर वो सैलाब की सूरत हाल हो और अगर ज़लज़ले की सूरत हाल हो या गुर्बत के ख़ात्मे के लिए किस तरह से ऐसे प्राइवेट इदारे जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। और फिर यही नहीं बल्कि अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये कारवा जो है वो आगे बढ़ सके। और पाकिस्तान में जो इतनी बड़ी तादाद है जो कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, या बाजू का तो गुर्बत की लकीर से नीचे भी जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको एक लाइफस्टाइल तो खैर मैं नहीं कहूँगी लेकिन बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो मुहैया की जा सके। तो इस तरह के इदारे क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। राबिया बाबर साहिबा हमारे साथ मौजूद है जो कि बेसिकली मीडिया एंड कम्युनिकेशन हेड हैं PPAF की। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सुहा, थैंक यू वेरी मच। और आपका बहुत शुक्रिया स्पेशली पब्लिक न्यूज़ टीवी का कि उन्होंने मौका दिया कि मैं अपने इदारे के बारे में कुछ बता सकूं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। यकीनी तौर पर हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए कि जो इनिशिएट आपने लिया और उसके बाद इतने लंबे अरसे तक आप उसको कैरी ऑन किए हुए हैं। इस दौरान हमने हुकूमतें जाती देखी, याती देखी और बहुत सारे ऐसे हमने कुदरती आफात को एक्सपीरियंस किया, ज़लज़ला हो गया, सैलाब, लेकिन मसाइल बहुत सारे हैं, आपको पता है। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपका इदारा इस हवाले से क्या काम कर रहा है और कितनी देर से काम कर रहा है। अच्छा सुहा, ऐसा है कि सन 2000 से पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड जो कि जिसको PPF के नाम से जो है ज़्यादा पहचाना जाता है वो काम कर रहा है। और अब तक हम तकरीबन 149 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा फुटप्रिंट है जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। इसी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम लोगों को शामिल करते हैं, उनको खुद मुख्तार करते हैं, उनको माशी तौर पे, माशी तौर पे उनकी जो है वो सही करते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात को समझ सकें और उसके बाद फिर जो फंड्स उनको दिए जाते हैं वो इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, अब जो मॉडल है हमारा वो ज़रा एक थोड़ा सा डिफरेंट मॉडल है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड का, कि हम एक एपिक्स के तौर पे काम करते हैं। यानी कि हमारा जो है वो हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है प्रोजेक्ट्स करते, बल्कि हमने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है कि जिसको हम स्ट्रेंथन करते हैं और उनको उनकी ट्रेनिंग्स करके, उनके कैपेसिटी बिल्ड करके फिर उनको फंड्स दिए जाते हैं और उनको इस काबिल किया जाता है कि वो अपने इलाके में, लोकल इलाके में वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेहतरीन तरीके से जो है वो सर अंजाम दे सकें। जो उनको फंड्स दिए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हों और इसी तरह से जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक जो है वो सही तरह पहुँचें। तो इसके लिए हम करते हैं कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हम लोगों को जो है वो जमा करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं और ताकि वो ग्रुप्स बन जाएं। और इसी तरह से हमारी कोई 1.5 लाख के करीब हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सरगर्म हैं और उनके ज़रिए ही जो है ना ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा सकते हैं। अच्छा, एक बात आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि अगर हम बात करें यंगस्टर्स की या अगर हम उन लोगों की बात करें जो कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम हमेशा स्किल बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, खा वो कोई स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल हो, या अगर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जिनकी आप बात कर रही हैं, ऑब्वियसली उसके लिए ट्रेनिंग देनी होती है और इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती एम्पावर करने के लिए कि आप पैसे देने की बजाय पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बताएं कि आप ये काम करेंगे तो इस पैसे से मजीद कितना पैसा बनाया जा सकता है। जिन प्रोजेक्ट्स पर आप अभी काम कर रही हैं ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जो कि शुरू करके दिए जा सकते हैं और जो कि आपने करके दिए भी हैं। ठीक है जी।
अच्छा, ऐसा है कि हमने हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमारा एक बिला सूद कर्ज प्रोग्राम का जो है एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके थ्रू हमने कोई 3.1 मिलियन के करीब हमने कर्जा जात जो है वो दिए हैं। 100 डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन ये प्रोग्राम है जो कि हम अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ चला रहे हैं, और उसमें कर्जे दिए जाते हैं जो कि बिला सूद होते हैं। 10,000 से लेकर तकरीबन 75,000 तक उनकी मालियत होती है। और फिर ये इसमें ये कर्जा जो है वो ज़्यादातर ख़वातीन के पास जा रहे हैं। तकरीबन 55% जो है वो ख़वातीन है जो इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं, और इसके ज़रिए फिर वो अपने छोटे दुकानें लगाते हैं, कोई मशीन लेके लेता है, कोई लाइफ स्टॉक ले लेता है, और इस तरह से वो अपने आप को जो है वो एक इकनॉमिक धारे में जो है वो लेकर आ रहे हैं। जो कि आपको पता है इस वक्त की ज़रूरत है कि अगर ख़वातीन जो हैं, जो कि 50% बना है हमारी आबादी का, अगर हम उनको शामिल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हम तरक्की का आगे ख्वाब जो देखना चाह रहे हैं वो उसकी तकमील जो है वो करनी मुश्किल है। इसी तरह से नौजवानों के लिए भी स्किल्स की ट्रेनिंग के हवाले से जो किया जाता है प्रोग्राम, और ट्रेनिंग्स के साथ साथ उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं कि जिससे वो अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस पोजीशंस को मजबूत करके फिर अपने कारोबार को जो है वो आगे चला सकें। और इसी तरीके से जो है वो कुछ इलाकों में हम मैचिंग ग्रांट्स के नाम से हम एक दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, और उसका भी मकसद यही है कि जो छोटे कारोबार हैं जैसे कि SMEs वगैरह वो स्ट्रेंथन किए जाएं। और अभी आपको सुन के खुशी होगी कि हम यहाँ शहरों में बैठे हुए हमें शायद अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं, बेशुमार नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है, अपनी पोजीशंस को इम्प्रूव किया, अपने माली हालात को इम्प्रूव किया है। और उसकी वजह आई थिंक यही है शायद कि हम वो चीज़ें हम लोगों तक पहुँचा नहीं सक रहे। बहुत होप है, बहुत उम्मीद है, बहुत जज्बा है, बहुत हौसला है, लेकिन शायद वो पहुंच नहीं सक रहा। और इसलिए मैं पब्लिक न्यूज़ TV के ही हवाले से बल्कि ये बात करूंगी कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कभी चलें, हमारे बेनिफिशरी से मिलें, या हम आपको अपने बेनिफिशरी से मिलाते हैं, ताकि वो होप, वो उम्मीद जो है ना वो सारे पाकिस्तान तक आपके ज़रिए से जो है पहुँचाई जा सके। वी वुड लव टू बी देयर, और इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर कवर भी किया जा सके, बिकॉज जिस कैनवस पे हम हैं, जितनी लार्जर ऑडियंस को इस चीज़ के, इस कारवां के बारे में बताया जाए वो कम है यकीनी तौर पर। लेकिन जिस कारवां की आप बात कर रही हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका हिस्सा जो लोग हैं और जो लोग बनना चाहते हैं, व्हाट्स द वे बेसिकली, क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी या रिलायबिलिटी NGOs हों या ऑर्गेनाइजेशन हो या आप जैसे इदारे हों, बड़े बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, एंड पीपल वुड लव टू डोनेट एज वेल, कि वो देना चाहते हैं, बशर्ते कि उनका दी हुई इमदाद या दिया हुआ पैसा जो है वो बिल्कुल सही जगह पर लगे, सही जगह पहुँच जाए, मुस्तहिकीन तक पहुँच जाए। इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से इसको ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करती है? थैंक यू। आपका बड़ा पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट्स चलाए किस तरह से जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ वहाँ पे जोन्स हैं, कोई जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, कहीं पे दरमियाने की है, कहीं कम है। तो हमने पूरे पाकिस्तान को जो है हमने एक एक्सरसाइज की थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हवाले से। इसमें हमने ये देखा था कि 4 चीज़ों पे हमने 4 इंडिकेटर्स के अगेंस्ट हमने गुर्बत को जांचा। हेल्थ, एजुकेशन, और उनकी जो रहने का है, जो लिविंग कंडीशंस हैं, और इसके अलावा जो एसेट वो ओन करते हैं, और उसकी बेसिस पे हमने पूरे पाकिस्तान को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया। अब जो यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा है, जिसमें ज़ाहिर बलूचिस्तान के भी बहुत सारे इलाके हैं हमारे, और हम KP के भी हमारे इलाके हैं, इस तरह से हर पॉकेट्स हैं हर जगह पे कि जहाँ पे गुर्बत की ये निशानदेही होती है, उस जगह पर हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाते हैं। और फिर वो प्रोजेक्ट्स इस तरह से नहीं होते, वो जब कम्युनिटीज़, वो मैंने आपको बताया ना कि हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं लोगों को, जब हम लोगों से मिलते हैं, उनसे मालूम करते हैं उनकी ज़रूरियात क्या हैं, और उसके बाद फिर प्रोग्राम्स जो है वो प्रॉपर्ली डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें फ़ंड्स जो हैं वो किए जाते हैं, और फिर इनकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग का मतलब है कि बाकायदा उनको ये देखा जाता है कि ये फंड्स किस तरह जा रहे हैं, रिपोर्टिंग हम करते हैं। आप जैसे जो हैं हमारे TV चैनल्स हैं, उनके ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि काम हम ताकि बताएं, ताकि वो एक क्रेडिबिलिटी जो है वो एक यानी कि फॉर्म हो। अच्छा, क्रेडिबिलिटी का फिर एक ये भी है कि जो फंड्स हैं हमारे वो मुख्तलिफ डोनर्स के ज़रिए हमें मिलते हैं, और वो ज़ाहिर है वो भी एक टेस्टिमनी है कि ज़ाहिर है जब वो सेटिस्फाइड होते हैं हमारे काम से तो वो फिर हमें फ़ंड देते हैं, और फिर वो ये फ़ंड जो है वो हम अपने पार्टनर इदारों के ज़रिए उन लोगों तक मुख्तलिफ सूरतों में, अपॉर्चुनिटीज़ की सूरतों में, ट्रेनिंग्स की सूरतों में, बिलासूद कर्जे की सूरत में उन लोगों तक पहुँचाते हैं
ताकि वो उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और अपने ज़िंदगी के हालात जो है राबिया साहिबा, जाते जाते मैं चाहूँगी कि लास्टली आप एक पैगाम ज़रूर दें अपने देखने वालों को कि आपका इदारा जो बेसिकली है वो काम किस चीज़ के बारे में कर रहा है, और ऑब्वियसली आपने बड़े अच्छे से इसको एलेबोरेट किया है, लेकिन जो लोग आपका हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें आप इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? गुर्बत के खात्मे के लिए किस तरह सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए? थैंक यू सोहा। बिल्कुल इसमें जो है वो इस वक्त जो ज़रूरत है, इस वक्त जो आपको पता है क्लाइमेट के हवाले से मौसमी हालात जो है, हमारी तब्दीली जो है इसकी वजह से बहुत असरअंदाज हो रही हैं चीज़ें, और इसी सिलसिले में हम मिल के साथ अभी जब पिछले दिनों आपके जब फ्लड्स भी आए थे तो उसमें हमने हमारे बहुत सारे इदारों ने हमारे साथ ताउन किया और हमने सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक पहुँचाई। इसमें हमने राशन के डब्बे भी पहुँचाए। अभी रिसेंटली भी हमारी एक एक्सरसाइज हुई थी मुल्तान के एक इलाके में, जहाँ पे हमने राशन पैक्स जो है प्रोवाइड किए, गिफ्ट टू एशिया की उससे। और मैं यही आपको उनके अपने जितने भी हमारे हैं साथी इस पर जो सुन रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि अपनी जो नज़र है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस ना करें। यहाँ पाकिस्तान बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, उन तक जो है वो आप नज़र दौड़ाएं, उनको देखें। इदारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम अपने दिल से जो है वो एक जो शक का एक चीज़ है वो उसको निकालें, और जो इदारे जिस तरह से हम भी काम कर रहे हैं, राबिया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है कि इदारों पर रिलाई करना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। और ये कि इस माशरे को बेहतर करने के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए हम सबको अपना इनफरादी किरदार अदा करना पड़ेगा। अब आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।